GS 365 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कोमल चौधरी और आप सभी देख रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सेशन 2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फेज़ 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में, जहाँ आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी 1773 से लेकर 1858 तक के सारे एक्ट, डिटेल एनालिसिस उसमें किया गया है। ठीक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियोज़ को जाके विजिट कीजिए ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन और रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो आज का हमारा सेशन 2 है। फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमको पता चलेगा कि 1858 से 1947 तक का जो फेज़ था उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और किस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ी। उससे पहले हम एक चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूं कि 1773 से लेके 1858 तक की जो समय था उस पर शासन करने वाला था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि 1773 से लेकर के 1858 का जो फेज़ था, जैसे वो मैंने फेज़ 1 बोल रहा हूँ, मैं बुक्स में फेज़ 1 लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है, समझने के लिए है कि फेज़ 1 यहाँ पे क्या हो रहा था। कंपनी शासन बना रही थी, कंपनी का शासन था। ठीक है, कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यानी कि यहाँ पे सिंपल वर्ड में बताऊं, ब्रिटिश सरकार शासन करने में सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, शासन कौन कर रहा है? कंपनी। क्लियर? सरकार सिर्फ एक गाइडलाइन बना के भेज दे रही है एक्ट के माध्यम से कि आप इस तरीके से कार्य कीजिए। ठीक है, क्लियर? और थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर रही है वो, क्योंकि कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, जिस वजह से सरकार स्टेक ले रही है, और जब स्टेक ले रही है तो कुछ अपना नियंत्रण वो कर रही है हर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये था हमारा फेज़ 1। और जब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, फेज़ 2 यानी कि 1858 से 1947 फेज़ 2 होगा ये। फेज़ सेकंड, इसमें सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। ब्रिटिश सरकार यानी कि राजशाही जो है वहाँ का, इसे कहेंगे हम ताज का शासन। सिंपल वर्ड में ताज का शासन बोल सकते हैं, या फिर कहीं बोलेंगे क्राउन का शासन। ठीक है, तो अब सरकार डायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व हो गई है, इनकी प्रत्यक्ष रूप से अब सरकार शासन करेगी और वहाँ से नियम कानून बना के भेजेगी। और अब जो भी यहाँ पे कर्मचारी होंगे वो सीधे रिपोर्ट करेंगे सरकार को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फेज़ 2, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार सीधे इन्वॉल्व हो गई है शासन करने में। उन्होंने क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, सब चीज़ हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमने ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये सब देखने को मिला, यानी कि सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था, क्या रीजंस थे। तो हम सभी को पता है कि 1857 में एक क्रांति हुई थी, जिसे हम सब बोलते हैं स्वतंत्रता की क्रांति, कुछ सैनिक क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उस क्रांति का विस्तार और परिणाम इतने भयानक थे कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस क्रांति के लिए जिम्मेदार मानते हुए सत्ता का हस्तांतरण किया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने जो नियम बनाएगी आगे, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेगी जिससे उनको क्या लगे कि हमें भारतीयों का कॉपरेट मिले। उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमें अगर शासन करना है भारत में तो भारतीयों का सहयोग लेना होगा, यानी कि भारतीयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है अगर हम बात करते हैं आगे के शासन के लिए सोचें तो। ठीक है, उसी के पृष्ठभूमि में 1858 का एक्ट आया। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1858 के एक्ट की विशेषताओं की। पहले हम बात कर लेते हैं विशेषताओं की। 1858 का भारत शासन
अधिनियम। ठीक है, तो जैसा बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कमी मानते हुए, उनकी नीतियों की कमी मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने हस्तांतरण किया शक्तियों का। तो जो चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेवलप कर रखी थी, उन सब चीज़ों को नष्ट नष्ट नहीं कर रहा, मतलब डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी उनको हटाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने जो निदेशक मंडल था एवं नियंत्रण बोर्ड, उसको बंद किया। ठीक है, क्लियर। 1773 और 1784 में एक्ट के माध्यम से लाया गया था, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 1858 के एक्ट में इसको पहले हटा दिया गया, इन दोनों को। दूसरा, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल भारत का जो था, का नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय। यानी कि अब नई नई चीजें हो रही हैं, पुरानी चीजों को हटा के नई नई चीजें लाई जा रही हैं। ठीक है, तो जो वायसराय था, ये क्या होगा, ये ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा। सिंपल, यानी कि जब अब ब्रिटिश सरकार शासन कर रही है, पहले कंपनी कर रही थी, अब ब्रिटिश सरकार कर रही है, तो जो भी अधिकारी रहेगा वो क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होगा। तो ये क्या थे, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। के रूप में, क्लियर। और दूसरा, अगर मैं बात करूं ऐसे कौन से वायसराय, पहला वायसराय कौन था बताइए। तो पहले वायसराय का नाम आता है, इस तरीके जो 1858 का जो एक्ट आया था, उसके बाद जो वायसराय बने थे पहले, वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्या था नाम, लॉर्ड कैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से देख लेना, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। दूसरी चीज, एक ब्रिटेन में, ये तो स्थिति थी भारत की, कि भारत में क्या क्या चेंजेस हुए, ब्रिटेन में भी चेंज हुए। ब्रिटेन में एक नया पद बनाया गया, जिसे कहा गया राज्य सचिव। राज्य सचिव बनाया गया। ठीक है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा हुआ करता था ये इंसान। ठीक है, जो ये है, ये क्या होगा, ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटेन की कैबिनेट का हिस्सा। सिंपल है, कैबिनेट का सदस्य, यानी कि ब्रिटेन की कैबिनेट का सदस्य अगर ये है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी। सिंपल, ठीक है। और एक पॉइंट था कि जो ये सचिव बने थे, इनकी हेल्प के लिए एक 15 सदस्यों की सलाहकार काउंसिल, यानी परिषद, तो 15 सदस्यों की एक परिषद का भी गठन किया गया। सदस्यों की परिषद। क्लियर। तो यहां तक हमारी समझ में आ गई। तो हमने देखा कि 1858 के एक्ट में क्या क्या मोरल, भारत में क्या क्या चेंज हुए और ब्रिटेन में क्या क्या चेंज हुए। तो ये थे हमारे ब्रिटेन में चेंजेस, और ये यहाँ पे था, ये जो कॉलम है ये था भारत, यानी कि इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था, और भारत में ये चेंज हुआ था। तो हम अगर महत्व की बात करें, इस एक्ट के माध्यम से, एक्ट नहीं कहेंगे, अधिनियम कहेंगे, ठीक है। तो इस अधिनियम के माध्यम से हमें क्या क्या महत्व मिलता है, तो हम समझ सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार के रूप में एक कदम था, क्योंकि सब क्या था, प्रशासन में चेंज हुए थे, तो क्या थे, प्रशासन में सुधार, प्रशासन में सुधार। लेकिन इस बार किसके हिसाब से था,
ये ब्रिटेन के हिसाब से था और ब्रिटेन के निवासियों के लिए था। इसमें भारतवासी जो जनता थी उसका इसमें कोई भी फायदा या फिर कोई भी उनको लाभ पहुंचाने वाली चीजें नहीं थी। ठीक है, तो ये सुधार तो थे, लेकिन किसके हिसाब से? ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के हित के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले कंपनी अधिक चेक और कंट्रोल करती थी, पहले कंपनी करती थी अधीक्षण और नियंत्रण। अब कौन कर रही है? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अधीक्षण एवं कंट्रोल, सॉरी, अधीक्षण एवं कंट्रोल। तो प्रशासन के रूप में सुधार हुआ और ब्रिटिश सरकार द्वारा पर ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दो। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा था यहाँ पे सेम ये पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, और देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। भारत के लिए राज्य सचिव, भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सरकार को एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, बता दिया आपको। ठीक है, संचार का माध्यम था। गवर्नर जनरल की जगह क्या बना दिया? वायसराय का पद दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय सिविल सेवा। इस ने भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की। भारतीयों को प्रशासन में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया। केंद्र का प्रशासन इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के हाथों से था। मतलब जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे लिख के, ये वहाँ पे सीधे वन लाइन के रूप में, नोट्स के रूप में लिखे हुए हैं। मैंने बहुत सिनॉप्सिस में आपको समझाने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में, ये किताबी लैंग्वेज आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट हमारा है 1861 का अधिनियम। ठीक है, हम बात करते हैं 1861 के अधिनियम की। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि 1857 क्रांति का जो परिणाम था वो इतना भयानक था कि ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अगर भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसी पृष्ठभूमि में 1861, 1892, यहाँ तक कि 1909 का जो अधिनियम है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहेंगे, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि राज्यों को धीरे धीरे स्वायत्तता दी जाएगी, राज्यों को विषय दिए जाएंगे, उनको पावर्स दी जाएंगी। ठीक है, और केंद्र की जो पकड़ है वो थोड़ी कमजोर की जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो इसी संदर्भ में 1861 का अधिनियम लाया और इस अधिनियम के माध्यम से ही पहली बार विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ये रहा, विधायी परिषद में पुनर्गठन, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया गया पहली बार। ठीक है, तो जब 1860 में विधान परिषद में शामिल किया गया था तो उसमें थे पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव और एक और नाम था वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो 3 लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरा मद्रास और बॉम्बे, अभी मैंने बात की कि डिसेंट्रलाइजेशन पर समझाता हूँ फिर से, सुना सुना, क्योंकि ऐसे बोलने से आपको याद नहीं रहेगा। मैं नोट कर देता हूँ और आप स्नैप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि किताब लैंग्वेज में आप बहुत लंबा हो जाता है, सुनोप्सिस बहुत छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो विधान परिषद में भारतीयों को शामिल। ठीक है, तो इसमें थे पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव
सर दिनकर, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, तो बनारस के राजा थे वो, ठीक है, बनारस के राजा। तो ये 3 व्यक्ति थे जो इनको पहली बार शामिल किया गया था। डेफिनेट सी बात है, चुनाव के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था, तो इनको क्या किया था, इनको नामांकित किया गया था। नामांकित कौन करेगा, एक मिनट, नामांकित किया गया था, और नामांकित कौन करेगा, वायसराय करेंगे। और वायसराय कौन, इस समय पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है हमारा, जैसे कि हमने बात की अभी कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, हाँ आगे बढ़, मुझे विकेंद्रीकरण का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है यहाँ से। विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, मद्रास और बॉम्बे को विधायी शक्तियां वापस दी गई। सबको याद है कि 1773 से प्रशासनिक शक्ति और आगे एक्ट के माध्यम से उनसे 1833 में विधायी शक्तियां भी ले ली गई थी। तो 1861 एक्ट के माध्यम से इनको विधायी शक्ति दी गई। क्लियर, ठीक है। दूसरा, बंगाल, बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत, इनको विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन किया गया इस एक्ट के माध्यम से। क्लियर, ठीक है। एक और पॉइंट था इस एक्ट का, वो ये था कि 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो, एक मिनट कर लेते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली का को मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है कि एक ही व्यक्ति कई पद संभाल सकता है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। आज भी हम देखते हैं, आज के दौर में एक मंत्री कई मंत्रालय संभाल सकते हैं, यानी कि एक मंत्री है जो कोई और मंत्रालय रखा है, गृह मंत्रालय हो गया, और साथ में किसी और मंत्रालय का भी पोर्टफोलियो संभालते हैं, तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो मंत्रालय। तो इसकी शुरुआत हमें देखी 1859 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इस समय पे गवर्नर है, सॉरी वायसराय है लॉर्ड कैनिंग। एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, अध्यादेश जारी करने का शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो अध्यादेश जारी करते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 माह होती थी उस समय भी, आज भी इतनी होती है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का जिक्र हमें मिलता है 1861 में, यानी कि यहाँ पे वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था आपातकाल के दौरान, या कोई भी इमरजेंसी है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को लिखे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1892 का अधिनियम। इसमें क्या था कि जो हमारी परिषद थी, केंद्रीय परिषद हो गया, विधान परिषद हो गया, यानी कि परिषद दो थी, हम बात कर चुके हैं पहले ही कि 2 परिषद का हमने गठन किया था एक एक्ट के माध्यम से, ठीक है, जिसे राज्यसभा और लोकसभा भी बोला गया था बाद में, ठीक है। जब मैंने बताया था कि इस एक्ट के माध्यम से एक हमें नींव पड़ती हुई दिख रही है आज के संविधान की, आज के सिस्टम की, ठीक है। तो उनमें सदस्यों को बढ़ाया गया, नंबर्स बढ़ाए गए, ठीक है, अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाया गया। क्लियर, देखो लिखा हुआ है कहीं ऐसा, विधान परिषदों का विस्तार किया गया। देखो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी सदस्य क्या होते हैं, ऐसे सदस्य जो परिषद का तो पार्ट है लेकिन वो सरकार में नहीं है। जैसे आज भी गैर सरकारी सदस्य होते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन संसद या विधानसभा का हिस्सा है,
तो उनको गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। सपोज करो ये संसद है, एक मिनट, ये संसद है और ये सब मेंबर हैं बहुत सारे, ठीक है, और ये विपक्ष, ये हैं जो जिनकी सरकार नहीं बनी है। तो जो रेड वाले हैं ये हो गए गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी, और जो ब्लू वाले हैं, जो वायलेट बोल रहे हैं, ये है सरकारी सदस्य। ठीक है, सिंपल। पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, हालांकि इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या था कि सदस्यों का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव वर्ड एग्जैक्टली एक्ट में नहीं दिया गया, यानी कि अधिनियम में चुनाव वर्ड नहीं दिया गया है। एक और फीचर था इसमें, था कि जो परिषद है वो बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, और जो कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका परिषद जो है वो बजट के जो क्वेश्चन होंगे उनको रिप्लाई करने का अधिकार है। ये दो फीचर मेन थे। यानी क्या था मेन फीचर, मेन प्रोविजन क्या थे कि विधान परिषद और विधान परिषद और प्रांतीय परिषद, यानी केंद्र परिषद और विधान परिषद, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों की संख्या बढ़ाई गई, पहली बात। दूसरा, उनको बजट पे, जो बजट पे डिस्कस करने का अधिकार दिया गया, पॉइंट 2। पॉइंट 3 कि जो प्रश्न होते हैं बजट संबंधित उनका रिप्लाई करने के लिए अधिकृत किया गया। 3 पॉइंट मेन थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा, ये सब भारतीयों की भागीदारी शामिल किए गए, ठीक है, वो सब दिया गया है यहाँ पे, जो सब आपको